करण को परेशान देखकर जिया ने पूछा, करण किसका कॉल था? आयशा मेहता। करण ने जवाब दिया, आयशा मेहता, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली आयशा। जिया ने कंफर्म करते हुए पूछा। करण ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आयशा मेहता का नाम सुनकर सब हैरान हो गए थे। सभी लोगों में एक हलचल मच गई थी। आयशा मेहता का कॉल भला क्यों आया है? जिया ने करण से पूछा। आयशा मनाली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, पर उनकी क्लासमेट नहीं थी। वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थी और यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में थे और वो सनाया से भी 2 कदम आगे थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। कॉलेज के दिनों में आयशा के बहुत सारे अमीर लड़कों से रिलेशंस थे। आयशा वशिष्ठ हाउस में है, वो हमें वहाँ इनवाइट कर रही है, करण ने कहा। करण ने ये नहीं बताया था कि आयशा ने सनाया को वहाँ बुलाया था। अगर वो ऐसा कह देता तो आयशा सनाया वहाँ बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि अगर सनाया किसी से डरती थी तो वो आयशा थी। आयशा वशिष्ठ हाउस में है, ये सुनकर ऐश्वर्या की आंखों में चमक आ गई। करण ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण जानता था कि ऐश्वर्या इस बात से इतनी खुश क्यों थी। कॉलेज के दिनों में ऐश्वर्या ने आयशा से हर कांड में करण ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण जानता था कि ऐश्वर्या इस बात से इतनी खुश क्यों थी। कॉलेज के दिनों में ऐश्वर्या ने आयशा के हर कांड में उसका साथ दिया था, इसीलिए आज वो आयशा की मदद से आहान और सनाया से बदला लेना चाहती थी। करण चलो वहाँ चलते हैं, मैं बहुत टाइम से आयशा से मिली नहीं हूँ, ऐश्वर्या ने कहा। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या आयशा से मिलना नहीं चाहती थी, पर असल में तो आयशा ने ऐश्वर्या से कांटेक्ट ख़त्म कर लिया था। इस बार जब उसे पता चला कि आयशा कहाँ है, तो वो उससे मिलने का चांस मिस नहीं करना चाहती थी और उसकी मदद से आहान और सनाया को भी सबक सिखाना चाहती थी। आयशा बहुत पावरफुल थी, उसे करण से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। करण सिर्फ क्लास में फेमस था, वहीं आयशा पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस थी। कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी, उसके अपने सेकंड सक्सेसफुल बिजनेस थे। अब वो कॉलेज से निकलने 3 साल हो चुके थे। अब उसकी सक्सेस का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आयशा सिर्फ सनाया से मिलना चाहती थी और अगर वो ये बात बोलता तो सनाया तुरंत मना कर देती। करण क्या आयशा सनाया से मिलना चाहती हैं? जिया ने पूछा। जिया जानना चाहती थी कि इस पर करण क्या जवाब देगा। जब करण के पास कोई जवाब नहीं बचा था तब उसने कहा, हाँ, आयशा सनाया से उससे कॉलेज में हुए हादसे के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। फिर उसने सनाया की तरफ देखा और पूछा, सनाया तुम चल रही हो ना? नहीं, मुझे नहीं चलना, सनाया ने कड़क आवाज़ में कहा। उसे करण की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो आयशा को अच्छे से जानती थी, भले धरती इधर की उधर हो जाती, पर आयशा उससे माफ़ी कभी नहीं मांग सकती थी। ये सुनकर करण के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। आयशा ने सनाया का नाम लेकर उसे बुलाया था। अगर वो वहाँ नहीं गई तो आयशा उसके साथ क्या करेगी? सनाया तुम वहाँ अकेले थोड़ी ना जा रही हो, हम सब हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, करण ने सनाया को समझाते हुए कहा। हाँ सनाया, हम हैं ना, जिया ने कहा। जिया अच्छे से जानती थी कि करण झूठ बोल रहा था। आयशा सनाया से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसे वहाँ बुला रही होगी। वो सनाया से माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मांगने वाली थी। ये सब सुनकर आहान समझ गया कि ज़रूर सनाया और आयशा कॉलेज के दिनों में कुछ बड़ा हुआ था। सनाया ने ज़रूर कुछ बड़ा और ख़तरनाक फेस किया होगा, तभी तो वो वहाँ नहीं जाना चाह रही थी। जिया, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या सोच रही ये सब बोल रही हो। पहले भले ही मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी थी, पर अब मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गई हूँ, सनाया ने कहा। सनाया, मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रही थी, जिया ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने जो आज किया है उसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सनाया ने कहा। इसके आगे जिया ने कुछ नहीं कहा। चलो आहान चलते हैं। इतना कहकर सनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। अब सनाया इन लोगों से मिलने कभी नहीं आने वाली थी। उसे लगा था कि जिया उसकी दोस्त है, पर उसने भी उसे गलत साबित कर दिया। सनाया सोच रही थी कि ये लोग क्लासमेट कहलाने लायक है ही नहीं। जैसे ही सनाया वहाँ से जाने लगी, ऐश्वर्या पीछे से चिल्लाई, सनाया रुको, तुम जानती हो आयशा की बात न मानने का नतीजा क्या हो सकता है? शट अप, सनाया ने क्यूजली कहा। वो किसी भी तरह से किसी भी
अरेंजमेंट के मूड में नहीं थी। वो ऐश्वर्या के तो बिल्कुल मुंह नहीं लगना चाहती थी। सनाया, तुम अब कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो। पहले जब तुमने आयशा से पंगा लिया था तब तुम्हें बचाने के लिए टीचर्स थी, पर अब कोई नहीं होगा। इसीलिए बेहतर यही होगा तुम वशिष्ठ आओ चलो, जिया ने कहा। कॉलेज के दिनों में सनाया और आयशा अच्छे दोस्त थे। आयशा को एक लड़का पसंद आया था और जब उसने ये बात सनाया को बताई तब सनाया ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आयशा उसे पसंद करती थी। सनाया आयशा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया और सनाया को उसके रूम से घसीटकर बाहर पुल में गिरा दिया। रात का समय था और सर्दियों का मौसम था। पुल बहुत ठंडा था। उस दिन अगर वहाँ पर टीचर्स नहीं होती तो शायद सनाया आज जिंदा नहीं होती। उसके बाद से सनाया और आयशा के बीच में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। हालांकि आयशा ने उसके बाद सनाया के साथ कुछ बड़ा नहीं किया था, पर वो सनाया के लिए कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती थी। जिया की बात सुनकर सनाया कुछ परेशान हो गई। इस पल में उसके साथ हुआ हादसा उसकी आंखों के सामने आ गया था। वो बहुत मुश्किल से उस हादसे से उभर पाई थी। सनाया को इसे देखकर आहान ने सवाल किया, ये आयशा है कौन जिसकी तुम ऐसे बात कर रही हो? उसने सनाया के साथ ऐसा क्या किया? आयशा कौन है मैं तुम्हें बता तो दूंगी, पर अगर तुम डर कर भाग गए तो, ऐश्वर्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐश्वर्या आहान को भड़काना चाहती थी। उसने देख लिया था कि सनाया तो आयशा से नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना आहान को भड़काया जाए। बोलो मैं भी तो देखूं ये मिस आयशा है कौन? आहान ने कहा। ठीक है फिर सुनो, आयशा मेहता हमारे कॉलेज में थी। वो मेहता फैमिली की बेटी है जो कि मनाली की सबसे रईस और पावरफुल फैमिली में से एक है। ऐश्वर्या के चेहरे पर गुरूर ऐसे था कर रही हो। मेहता फैमिली, आहान ने मुंह बनाया। उसने शायद ये नाम राज चोपड़ा के मुंह से सुना था। आहान का ऐसा चेहरा देखकर जिया ने कहा, क्या हुआ, तुमने सुना है मेहता फैमिली के बारे में? इससे पहले आहान कुछ बोल पाता, जिया ने फिर से कहा, तुम जैसे लूजर को इतनी रिच फैमिली के बारे में कैसे ही पता होगा? वैसे भी तुम तो शिमला से आए हो। आगे सुनो। मेहता फैमिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ को ग्रूम किया है और इतना ही नहीं, वो और भी इंडस्ट्रीज़ में हैं और उनका बिजनेस बहुत फैला हुआ है। और इससे पहले ऐश्वर्या आगे बोल पाती, आहान ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कि तुम्हारी ये मेहता फैमिली कितनी पावरफुल है। मुझे ये जानना है कि उस आयशा मेहता ने मेरी सनाया के साथ क्या किया था। तुम सच में जानना चाहते हो? ऐश्वर्या ने कहा। जस्ट स्पीक अप, आहान ने कहा। अभी वो सब पास्ट की बातें थी, तुम्हें क्यों जानना है? सनाया ने कहा। इट्स ओके अभी, मुझे जानना है। इतने साल पहले जो हुआ था उसकी कीमत तो आयशा को चुकानी पड़ेगी। आहान ने सनाया का गाल सहलाते हुए कहा। हाँ, कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या ये सब बातें बोलते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपती? ऐश्वर्या ने कहा। उसे लग रहा था कि वो मेहता फैमिली को सीरियसली नहीं ले रहा था। मिस ऐश्वर्या, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आयशा मेहता ने सनाया के साथ क्या किया था? अब आहान की आवाज़ और भी ज़्यादा सीरियस थी। ओके फाइन। अपनी फितरत के हिसाब से सनाया ने आयशा के बॉयफ्रेंड पर डोरे डाले थे। इससे आयशा को गुस्सा आया और उसने इसे ठंडे पानी के पुल में फेंक दिया। वहाँ टीचर थी इसीलिए ये बच गई, वरना आज ये तुम्हारी पत्नी नहीं होती। जिया ने अपनी बात ख़त्म की। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे सनाया के बच जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस था। ये सुनकर आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हमेशा सोचता था कि सनाया को ठंडे पानी से और पुल से इतना डर क्यों लगता था। ये बात उसे आज समझ आई। हादसे की वजह से हुआ था। इस हादसे ने सनाया के मन में इस कदर डर पैदा कर दिया था कि ठंडे पानी और पुल के नाम से ही वो बीमार हो जाती थी। आहान सोच भी नहीं पा रहा था कि सनाया पुल से निकलने के लिए कितना तड़पी होगी। उसने सनाया का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे दया की नज़रों से देखने लगा। सनाया भी बस उसे देख रही थी। आहान को अब समझ आ गया था कि उसने उनकी 3 साल की शादी में कॉलेज का जिक्र इतना कम क्यों किया था। कॉलेज का उसका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। सनाया, इसलिए तुमने अपने कॉलेज डेट का जिक्र नहीं किया था क्योंकि तुम्हें इस हादसे के बारे में सोचकर भी डर लगता था? आहान ने सनाया से प्यार से पूछा।
जाने दो अहान, वो सब पास्ट है। मैं अब फिर से ऐसा कुछ फेस नहीं करना चाहती। सनाया ने कहा, डोंट वरी सनाया, अब तुम्हें कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। जो फेस करना है वो उस आयशा मेहता को फेस करना है। अहान ने सनाया से कहा, अच्छा क्या फेस करेगी आयशा? आयशा अभी वशिष्ठ हाउस में है हिम्मत तुम में वहाँ जाने की? ऐश्वर्या बार बार अहान को भड़का रही थी। अहान प्लीज़ मत जाओ, सनाया ने लाचार आवाज़ में कहा। इतने सालों में वो कभी भी आयशा का टॉपिक नहीं लाई थी, क्योंकि वो जानती थी मेहता फैमिली क्या है। अहान ने आज तक सनाया के लिए बहुत कुछ किया था और अब वो नहीं चाहती थी कि अहान उसकी वजह से किसी मुसीबत में पड़े। अरे सनाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए आयशा से बदला लेने जा रहा है, ऐश्वर्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उस दिन जो भी हुआ था, क्या उसमें तुम भी शामिल थी? अहान ने ऐश्वर्या से पूछा। ये सुनकर ऐश्वर्या की हवाइयाँ उड़ गई। उस दिन जो भी हुआ था उसमें आयशा का हाथ था, उसे ढूंढो और उससे डील करो। वो तो मैं करूँगा, तुम्हारी उस आयशा मेहता को मैं कहीं से भी ढूंढूंगा और उससे डील करूँगा, पर अगर मुझे पता चला कि उसमें तुम्हारा भी हाथ था तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, अहान ने ऐश्वर्या को वार्न करते हुए कहा। अहान वशिष्ठ हाउस जाने के लिए तैयार था। ये देखकर करण के मन में शांति आई। पहले उसे फिक्र हो रही थी कि अगर वो आयशा का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा, पर अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। करण जानता था आयशा कैसी है। कॉलेज में जिसने भी उससे पंगा लिया था उसने उसे अच्छा सबक सिखाया था। वो मेहता फैमिली में सबकी लाडली थी। उसकी फैमिली उसे बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचा लेती थी। और कोई है जो वशिष्ठ हाउस चलना चाहता है? करण ने पूछा। वशिष्ठ हाउस तो सब जाना चाहते थे, क्योंकि वो मनाली का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हब था, पर साथ ही महंगा भी था, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। सबके चेहरे देखकर करण समझ गया कि सब क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने कहा, पैसों की चिंता मत करो, इट्स ऑन मी। मैं तो वैसे भी ट्रीट देना चाहता था, पर अहान ने प्लान खराब कर दिया। यह सुनकर सब खुश हो गए और वशिष्ठ हाउस जाने के लिए तैयार हो गए। सब लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। उधर रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूरी पर अभिषेक चोपड़ा अपने साथी के साथ खड़ा था। अभिषेक सर, वो देखिए, ये तो वही है ना जिसने आपका झगड़ा हो गया था? उसके साथी ने अहान को पहचान लिया था। मेरा झगड़ा? क्या तुम यंग मास्टर की बात कर रहे हो? अभिषेक ने इस तरफ देखते हुए पूछा, पर उतने में ही अहान वहां से जा चुका था। अब अभिषेक के मन में बेचैनी होने लगी कि वो अहान से मिलना चाहता था। क्या अभिषेक अहान से मिल पाएगा? वशिष्ठ हाउस में अब क्या होगा? आयशा मेहता सनाया को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी? जब तक अभिषेक अहान को देख पाता वो गाड़ी में बैठ चुका था। अब अभिषेक श्योर नहीं था कि वो अहान था या नहीं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होनी। वो अहान से मिलना चाहता था। अभिषेक के चेहरे की भाव को देखकर उसके साथी ने कहा, सर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ली मेरिडियन में खाना खाया है, वहीं से पता कर लेते हैं। अभिषेक को उसका आइडिया अच्छा लगा। ली मेरिडियन चोपड़ा फैमिली का था। अभिषेक ये सोचकर परेशान भी हो रहा था कि अहान वहाँ आया था और चोपड़ा फैमिली में से कोई नहीं था जो उसे अटेंड करे। दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट में घुसे, महेश अटेंटिव और ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। अभिषेक सर, अभी जो लोग यहाँ से खाना खाकर गए हैं, या उनमें से कोई अहान रायजादा नाम का था? अभिषेक ने हड़बड़ी में पूछा। अहान रायजादा? ये नाम सुनकर महेश थोड़ा परेशान हो गया था। सबके वहाँ से चले जाने के बाद ही उस रिसेप्शनिस्ट ने महेश को बताया था कि आज वो ये सिचुएशन हैंडल क्यों नहीं कर पाई। जिसके अकाउंट में इतने पैसे थे, उसके पास और कितने एसेट्स होंगे? क्या अहान की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? महेश ने कुछ सोचते हुए पूछा। ये प्रॉब्लम वाली बात कहाँ से आई? सिर्फ हाँ या ना बताओ। क्या वो यहाँ आए थे? अभिषेक ने बेचैन होते हुए पूछा। यस, अहान रायजादा यहाँ कुछ लोगों के साथ आए थे। यहाँ उनका किसी के साथ झगड़ा भी हुआ था। महेश ने अभिषेक से कुछ नहीं छुपाया और सारी बातें बता दी। कैसे उसने वाइन बोतल ख़त्म की थी, आर्यन को थप्पड़ मारा था और उसके अकाउंट में कितने पैसे थे। जब अभिषेक ने अकाउंट में अमाउंट सुना तब उसे विश्वास हो गया था कि वो अहान ही था। इसका मतलब वो यंग मास्टर ही थे। यंग मास्टर? ये सुनकर महेश और रिस्पेक्टनिस्ट की आंखें
खुली की खुली रह गई। अभिषेक उन्हें कुछ समझाना नहीं चाहता था। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, महेश जी, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहकर यंग मास्टर के पैसे रिटर्न करवा दीजिए। हम उनसे पैसे नहीं ले सकते, वो हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, वही बहुत बड़ी बात है। अभिषेक की ये बात सुनकर महेश और रिसेप्शनिस्ट दोनों हैरान था। वो साधारण सा दिखने वाला आदमी आखिर था कौन, जिससे अभिषेक पैसे तक नहीं लेना चाहता था। और हाँ, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी से भी कुछ मत कहना, अभिषेक ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कही। पूरे मनाली में बहुत कम लोग थे जो आहान रायजादा के बारे में जानते थे। अगर सबको उसके बारे में पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। इसीलिए अभिषेक ने इस बात का जिक्र करने से मना कर दिया। यस सर, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, महेश ने तुरंत जवाब दिया। उसे समझ आ गया था कि आहान का फैमिली बैकग्राउंड बहुत पावरफुल होगा, तभी तो अभिषेक चोपड़ा जैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सर, यंग मास्टर और उनके साथी वशिष्ठ हाउस गए, महेश ने अभिषेक को बताया। ये बात सुनते ही अभिषेक ने राज को कॉल किया और उसे इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। राज ने तुरंत वशिष्ठ हाउस के कुछ कोर मेंबर्स को कॉल किया और उन्हें आहान से मिलने के लिए बुलाया। आज मौका था सारे शेयर होल्डर के पास आहान से मिलने का और उसे जानने का। उधर आहान, सनाया, करण और जिया एक गाड़ी में वशिष्ठ हाउस की तरफ जा रहे थे। पूरे रास्ते जिया और करण बातें करते हुए जा रहे थे और आहान और सनाया पीछे वाली सीट पर बैठे थे। करण, मैंने सुना वशिष्ठ हाउस में मेंबरशिप कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलती। अगर वहाँ कोई एक्टिविटी करनी हो तो इसके लिए कार्ड होना ज़रूरी है, क्या ये सच है? जिया ने सवाल किया। जिया ने वशिष्ठ हाउस के बारे में सुना तो था पर कभी गई नहीं थी। करण ने हाँ किया और कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिना मेंबरशिप कार्ड के भी चिल किया जा सकता है। कुछ एंटरटेनमेंट स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं। अच्छा, क्या सच में वहाँ पर इतनी स्ट्रिक्ट रैंकिंग होती है मेंबर्स के लिए? जिया बहुत एक्साइटेड थी और साथ ही मैं वो ये भी जानना चाहती थी कि करण के पास कौन सा कार्ड है। हाँ, जब वशिष्ठ हाउस नया नया बना था तब वहाँ सिर्फ सोसाइटी के एलिट लोग ही जा सकते थे। मिडिल क्लास लोगों को वहाँ एंट्री भी नहीं मिलती थी। सिर्फ इन मेंबरशिप कार्ड्स की वजह से लोग यहाँ आ सकते हैं, करण ने समझाते हुए कहा। करण, तुम तो यहाँ के मेंबर ज़रूर होंगे, जिया ने करण से मुस्कुराते हुए पूछा। करण जिया की टोन से इम्प्रेस हो गया था। उसने भी घमंड से कहा, ऑफ कोर्स, मैं यहाँ का गोल्ड मेंबर हूँ। गोल्ड मेंबर? जिया ने सरप्राइज होते हुए बोला। मैंने सुना है गोल्ड मेंबर की फ़ीस तो लाखों में है। हाँ, करीब 5 लाख रुपए। पर यहाँ आकर खर्चा सिर्फ इतना ही नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने ही पड़ते हैं, करण ने कहा। खास मैं तुम्हारी जितनी अमीर होती, जिया ने अफसोस करते हुए कहा। कहीं ना कहीं उसे बहुत जलन हो रही थी कि वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और उसकी सैलरी से उसकी ज़रूरतें ही पूरी होती थी। हा, जिया, तुम तो मुझे अभी ही अमीर समझने लगी हो। अगर मैंने प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड ले लिया फिर तुम क्या बोलोगी? तुम्हारे लिए तो मैं सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। करण कहीं ना कहीं ये बताना चाहता था कि वो जल्दी ही प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड खरीद लेगा। उसकी मेंबरशिप तो और महंगी होगी ना करण? जिया ने पूछा। हाँ, महंगी तो है पर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरे प्रॉफिट्स बहुत हाई हैं। करण की आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वाह करण, तुम इतना कमाते हो जिससे तुम ये सब अफोर्ड कर सकते हो, वरना कुछ लोग तो 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं अफोर्ड कर पाते और अपनी सारी सेविंग अपने ईगो की वजह से गवा भी देते हैं। जिया ने बिना देखे आहान और सनाया को टोंट मारते हुए कहा। वैसे आहान, तुम्हें कितना वक्त लगेगा अपनी जॉब से इतना पैसे कमाने में? जिया ने ताना मारते हुए पूछा। लगभग 10 साल, आहान ने क्यूजली कहा। एक मामूली एम्प्लॉय के हिसाब से इतना वक्त तो लगेगा ही। 10 साल बिना नए कपड़े पहने और अच्छा खाना खाए, जिया ने टोंट मारते हुए कहा। अच्छा, तो फिर चलो कुछ डिसाइड्स मान लेते हैं। अब तो ठीक है ना? अब आहान की आवाज़ में व्यंग्य था। जिया आहान का मजाक बनाना चाहती थी पर अनजाने में उसने अपना मजाक बनवा लिया था। आहान की ऐसी टोन सुनकर जिया को गुस्सा आ गया था। आहान, जिया ने क्या गलत बोला है? तुम लाखों रुपए तो नहीं बचा सकते हो जब तुम कुछ खाओगे पियोगे ही नहीं।
करण ने जिया का साइड लेते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। आहान की टोन में अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया था। वो उन दोनों को कुछ समझाना नहीं चाहता था। उसकी नज़र में दोनों बस दो बेवकूफ़ थे जो इतना बिल भर देने के बाद भी उसे नीचा दिखाना चाह रहे थे। सनाया शायद उस वक्त अंधी थी, तभी तो तुम जैसे कचरे से उसने शादी कर ली, वरना इसे कोई और अच्छा लड़का शायद मिल जाता। दिखते भी ठीक ठाक हैं और चालाक तो है ही। करण को ही देख लो, उसके पास वशिष्ठ हाउस का मेंबरशिप कार्ड भी है, जिया ने कहा। ये बात सुनकर सनाया को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ऐसी लड़की को अपना दोस्त माना था। आहान ने भी जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो खुद के बारे में कुछ भी सुन सकता था, पर सनाया के खिलाफ उसे कुछ सुनना बर्दाश्त नहीं था। तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है? आहान ने पूछा। आहान वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था और ये प्रूफ के लिए उसके पास सुप्रीम कार्ड था, जो सबके पास होना तो दूर, जिसके बारे में सबको पता भी नहीं था। ओहो, तुम्हारे पास कार्ड है? जिया ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कोई बहुत अच्छा जोक सुना हो। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? आहान ने पूछा। ऑफ कोर्स मुझे विश्वास है तुम पर। कौन सा कार्ड है तुम्हारे पास, स्टील या तांबा? जिया उसका मजाक बना रही थी, पर आहान के उसकी बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वशिष्ठ हाउस में घुसने के बाद उसे पता चल जाएगा कि उसके पास कौन सा कार्ड है। जिया ऐसे मत बोलो, आहान के पास ज़रूर डायमंड कार्ड होगा, इससे कम की तो उनकी पर्सनैलिटी ही नहीं है। करण ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या डायमंड कार्ड भी है? जिया ये सुनकर हैरान हो गई। हाँ, डायमंड कार्ड हर किसी को नहीं मिलता, इसके लिए वहाँ से शेयर होल्डर से जान पहचान होनी चाहिए। जब वो अप्रूव करते हैं तभी ये कार्ड मिलता है, करण ने समझाते हुए कहा। करण, आयशा के पास कौन सा कार्ड है? जिया ने पूछा। आयशा का बड़ा भाई वशिष्ठ हाउस में कुछ % का शेयर होल्डर है, तो उसके पास तो पक्का डायमंड कार्ड ही होगा, करण ने कहा। सिर्फ डायमंड कार्ड के बारे में सुनकर जिया इतनी एक्साइटेड और खुश हो रही थी। अगर उसे पता होता कि उसके साथ सुप्रीम कार्ड होल्डर और वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बेटा है, तो वो कैसे ही रिएक्ट करती, ये सोचकर आहान को हंसी आ रही थी। कुछ ही देर में वो लोग वशिष्ठ हाउस में घुसे। करण का वेलकम करने वहाँ सूट में एक आदमी आया जो वहाँ का सुपरवाइज़र था। उसका कद करण से लंबा था और उसकी बॉडी बहुत फिट थी। वेलकम मिस्टर वर्मा, इस तरह आइए। करण के पीछे बहुत सारी कार्स देखकर वो सुपरवाइज़र थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं और सबको एक छोटे विला की तरफ ले आया। वहाँ पर बहुत सारी फैकल्टीज़ थी, जैसे स्विमिंग पूल, स्टेडियम और पिकनिक एरिया। सब गाड़ी से उतर के इधर उधर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। कोई भी वहाँ पहले नहीं आया था, इसीलिए सब फ़ोटो खींचने लगे और इधर उधर देखने लगे। उधर जिया और ऐश्वर्या अपने में ही, उन्होंने किसी से ज़्यादा बात नहीं की। करण, आयशा कब आएगी? ऐश्वर्या ने पूछा। उन्हें वहाँ आए वक्त हो गया था, पर आयशा अभी तक उनसे मिलने नहीं आई थी। ऐश्वर्या इस बार आयशा से अपनी दोस्ती रिन्यू करना चाहती थी। करण को भी नहीं पता था कि आयशा कहाँ है, और ना ही उसमें इतनी हिम्मत कि वो किसी से पूछे कि आयशा कहाँ है। उनका रिश्ता दोस्ती ने नहीं बल्कि एक बॉस और एम्प्लॉय के जैसा था। इतने में वहाँ एक नौजवान आया। उसने एक ब्रांडेड सूट पहना हुआ था। उसकी हाइट और लुक्स दोनों ही बहुत इम्प्रेसिव थे। उसकी बॉडी फिटनेस देखने लायक थी। ब्रदर अर्पित, करण ने कहा। यह आदमी अर्पित कपूर था। जिया और ऐश्वर्या ने नाम सुनते ही उसे पहचान लिया था, क्योंकि उसी की वजह से आयशा ने सनाया को ठंडे पानी के पुल में गिराया था। पर अगर करण उसका नाम नहीं लेता तो वहाँ मौजूद कोई उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि कॉलेज के दिनों से अब वो बहुत बदल गया था। क्या तुम उसे लाए हो? अर्पित ने सीधा सवाल किया। उसे जानना था कि क्या सनाया वहाँ आई है। हाँ, वो रही, करण ने आंख से इशारा करते हुए अर्पित को बताया। इस वक्त सनाया आहान हाथ पकड़कर खड़ी थी और नीचे देख रही थी। उसका चेहरा देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी। आहान, ये जगह बहुत बड़ी और महंगी है, हम यहाँ क्यों आए हैं? सनाया ने पूछा। सनाया, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? डरो मत, कुछ नहीं होगा, आहान ने सनाया को तसल्ली देते हुए कहा। तुम आयशा को नहीं जानते हो, वो बहुत बिगड़ी हुई है। उसकी फैमिली उसका हर काम में सपोर्ट करती है और हमेशा उसे हर कांड से बचा भी लेती है, सनाया ने आहान से कहा। इस बार वो कोई कांड नहीं करेगी, आहान ने कहा। पर
आहान ने सनाया की बात को काटते हुए कहा, रिलैक्स एंड डोंट वरी, मैं हूँ ना। इसके आगे सनाया कुछ नहीं बोल पाई। उसे आहान पर पूरा भरोसा था। अगर आहान ने कहा है कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। चलो, जब तक आयशा नहीं आ जाती मैं तुम्हें हटिंग ग्राउंड दिखाकर लाता हूँ, अर्पित ने रूखी आवाज़ में कहा। पर मेरे पास हटिंग ग्राउंड की तरफ जाने का कार्ड नहीं है, करण ने कहा। डोंट वरी, मैं गार्ड्स का जनरल मैनेजर हूँ, मेरे पास एक्सेस हैं, अर्पित ने कहा। तो इसका मतलब क्या तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, करण ने पूछा। कुछ वक्त पहले तक तो एक एरिया का मैनेजर था और अब पूरे आउटर ग्राउंड का जनरल मैनेजर था, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी पोजीशन थी। इसका मतलब ये था कि अब वो बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलता और उनके साथ उनका उठना बैठना होगा। अर्पित ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उन्हें हेडिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगा। अर्पित को ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ आयशा के मैनेजमेंट से मिली थी। अर्पित काफ़ी सर्टिफिकेट था कि उसने सना को छोड़कर उस दिन आयशा को चुना था। तभी जिया ने पूछा, आयशा कब आएगी? थोड़ी देर में। आज कुछ इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर्स आने वाले हैं, आयशा उनका वेलकम करने के बाद आएगी, अर्पित ने जवाब दिया। क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर में से एक आहान भी है? जब आयशा को पता चलेगा कि सनाया आहान की पत्नी, तब वो क्या करेगी? सब चलो ब्रदर, अर्पित हमें हटिंग ग्राउंड दिखाने ले जा रहे हैं। जिसे भी शिकार का शौक़ है वो सामान ले सकते हैं। ये मनाली का सबसे बड़ा हटिंग स्पेस है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। करण ने सबका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए ज़ोर से बोला। वशिष्ठ हाउस का हटिंग ग्राउंड मनाली में सबसे बड़ा था। ये एरिया प्लेटिनम कार्ड होल्डर्स के लिए रिजर्व था, इसीलिए यहाँ सिर्फ हाई क्लास और एलिट लोगों को परमिशन मिलती थी। यहाँ बहुत सारे ऐसे जानवर भी थे जिनका शिकार करना लीगल अलाउड नहीं था, पर क्योंकि यहाँ कभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ था इसीलिए सब कुछ चल रहा था। यहाँ अमीर लोग सिर्फ अपने शौक़ पूरे करने आते थे। करण, अपने दोस्तों से कह देना कि वहाँ पर कोई भी फ़ोटो ना क्लिक करे, अर्पित ने ऑर्डर देते हुए कहा। ये वहाँ का रूल था। उस हटिंग ग्राउंड में ऐसा बहुत कुछ था जो बाहर जाना ठीक नहीं था। यस ब्रदर अर्पित, करण ने कहा। उसके बाद अर्पित वहाँ से चला गया। जैसे अर्पित वहाँ से गया, जिया और ऐश्वर्या करण के पास आए और उससे कंफर्म किया कि वो अर्पित कपूर ही था ना। करण ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। हाँ, पर अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो सिर्फ अर्पित मत कहना, चाहो तो ब्रदर अर्पित बोल देना या फिर मिस्टर कपूर बोल देना। वो अब सनाया का पति है, आयशा का पति है। ये सुनकर दोनों शौक हो गई और बोले, अर्पित ने आयशा से शादी कर ली? हाँ, वो मेहता फैमिली के साथ ही रहता है घर जमाई बनकर, करण ने जवाब दिया। मेहता फैमिली का घर जमाई और वशिष्ठ हाउस में जनरल मैनेजर भी? ये अर्पित तो काफ़ी तरक्की कर गया, ऐश्वर्या ने थोड़ा जलते हुए कहा। करण के मन में अर्पित के लिए तरस था। भले ही बाहर से वो इतना सख्त और ऑर्डर देने वाला लग रहा था, पर असल में वो मेहता फैमिली का और ख़ास करके आयशा की कठपुतली था। वो उनके ऑर्डर पर ही चलता था। उसने ये भी सुना था कि शादी हो जाने के बाद भी आयशा दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट और उन्हें सैडिस करती। पर जो भी हो जाए, अर्पित आयशा से नाराज़ नहीं हो सकता था और उसे हमेशा उसके सामने झुकना ही होगा। करण के मन में अर्पित के लिए सिर्फ घृणा थी। इतने में अर्पित वापस आया और सबको लीड करते हुए हटिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगा। हालांकि उसे हटिंग ग्राउंड बोले जा रहा था, पर असल में वो एक बड़ा सा जंगल ही था। वहाँ बहुत तरह के जानवर थे। सब ऐसा कुछ पहली बार देख रहे थे, इसीलिए बहुत सरप्राइज और एक्साइटेड थे। अर्पित सबसे आगे चल रहा था और कभी कभी बस करण से बात कर रहा था। उसे बाकियों से बात करना अपनी शान के खिलाफ लग रहा था। बस कहीं ना कहीं इस बात से चिढ़ रहे थे, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वही आहान और सनाया थोड़ा पीछे चल रहे थे। सनाया वहाँ पहली बार आई थी। ये सब देखकर बहुत खुश थी। कुछ समय के लिए सनाया आयशा के बारे में भूल चुकी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ आहान बहुत बोर हो रहा था। वो वहाँ सिर्फ सनाया का साथ देने के लिए चल रहा था। वो बचपन से ही ऐसी जगहों पर जा रखा था। उसने इससे बड़े और ख़तरनाक हटिंग ग्राउंड और जानवरों को देखा था। इतना ही नहीं, वो कुछ जानवरों से भिड़ भी चुका था। अभी तो उसके साथ पूरी सिक्योरिटी टीम चल रही थी।
पर बहुत बार वो अकेला ही ऐसी जगहों पर जा चुका था। अचानक से आहान का फ़ोन बजा। यंग मास्टर, मैं राज बोल रहा हूँ, आप अभी वशिष्ठ हाउस में हैं। राज ने बहुत इज्जत के साथ पूछा। ये सुनकर थोड़ा आहान हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं राज ने उसके पीछे किसी को लगा तो नहीं दिया जो उसकी खबर देता है। राज आहान की चुप्पी का कारण समझ गया, इसीलिए उसने तुरंत बोला, यंग मास्टर, मेरे छोटे भाई अभिषेक ने आपको ली मेरिडियन रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। जब उसने वहाँ के मैनेजर से पूछा तब उसने बताया कि आप यहाँ आने वाले हैं। अच्छा हाँ, मैं अभी यही हूँ, आहान ने बहुत सहजता से कहा। दरअसल मैं चाहता था कि आप बाकी के शेयर होल्डर से मिल ले। आहान वहाँ का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, इसीलिए राज चाहता था कि आहान भी सबसे मिल ले। कहाँ हो तुम? आहान ने पूछा। हम कॉन्फ्रेंस रूम में हैं, आप अपना काम ख़त्म करके आ सकते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। राज ने कहा। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। आहान ने इतना कहा और फ़ोन कट कर दिया। उसे आज नहीं तो कल सारे शेयर होल्डर से मिलना ही था, इसलिए उसने सोचा इस काम को आज ही निपटा दिया जाए। फिर वो सनाया की तरफ मुड़ा और कहा, सनाया, मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? आहान नहीं चाहता था कि अभी सनाया को उसकी असलियत पता चले, पर फिर भी अगर वो साथ चलना चाहती तो आहान मना नहीं कर सकता। उसके लिए भी ये अच्छा मौका था राज चोपड़ा से सनाया को मिलवाने का। सनाया ने कुछ सोचा और फिर मना कर दिया। नहीं, मुझे नहीं चलना, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार कर रही हूँ। सनाया समझ चुकी थी कि वो किन दोस्तों से मिलवाना चाहता था। आहान धीरे धीरे सनाया से बातें शेयर करने लगा था, पर अभी वो सब कुछ नहीं जानना चाहती थी। और कहीं ना कहीं सनाया को लग रहा था कि आहान के दोस्तों से मिलकर कहीं वो उसकी इमेज ख़राब ना कर दे। वो सिर्फ खूबसूरत थी और उसके पास कुछ नहीं था। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल नहीं था। ठीक है, तुम वेट करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। क्योंकि सनाया नहीं आना चाहती थी, इसीलिए आहान ने भी उसे फोर्स नहीं किया। जल्दी आना, सनाया ने स्माइल करते हुए कहा और आहान वहाँ से चला गया। तभी अर्पित वहाँ आया। अर्पित ने सनाया से कहा, हे सनाया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम? लॉन्ग टाइम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सनाया ने बहुत सख्ती आवाज़ में कहा। सनाया को कभी भी अर्पित में इंटरेस्ट नहीं था, वो तो अर्पित था जो उसके पीछे पड़ा रहता था। इस बात को सबने गलत तरह से इंटरप्रेट किया और आयशा ने उसे पानी में गिरा दिया। मैंने सुना है तुम्हारी शादी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? अर्पित ने सीधा सवाल किया। ये तुमसे किसने कह दिया? मैं अपनी शादी के बाद से ही बहुत खुश हूँ, सनाया ने जवाब दिया। हाँ, खुश? ऐसे आदमी के साथ तुम खुश हो? अर्पित ने सिगरेट जलाते हुए कहा। इस पर सनाया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मनाली आ जाओ, तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें हर महीने पैसे भी दूंगा, अर्पित ने सिगरेट पीते हुए कहा। इस बात पर सनाया को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अर्पित से कहा, अर्पित तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा तमीज़ से बात करो। मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, क्या उसकी तरफ तुम्हारी कोई रॉयल्टी नहीं है? अच्छा, तुम्हें ऐसा के लिए बहुत बुरा लग रहा है? तुम जानती भी हो उसने मेरे साथ क्या क्या किया है? अर्पित के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए। ऐसा भी क्या किया उसने? सनाया कंफ्यूज थी। शादी वाली रात वो एक लड़के को लेकर घर आई थी और मेरे सामने ही उन्हें सेड्यूस कर रही थी। भले ही दुनिया की नज़रों के सामने मैं मेहता फैमिली का जमाई हूँ, पर असल में उन्होंने मुझे अपना नौकर बना रखा है। वो दिन को रात को भी बोले तो मुझे मानना पड़ता है। अर्पित के मन में आयशा के लिए नफ़रत थी। शुरू में जब उसे ये पता चला कि आयशा उससे शादी करना चाहती है तब वो बहुत खुश था, क्योंकि वो मेहता फैमिली का जमाई बनने वाला था। पर अब उसे एहसास हो रहा था कि उसे फंसाया गया है। आयशा कपड़ों की तरह अपने रिलेशन बदलती थी और ये बात उसकी पूरी फैमिली जानती थी। पर अर्पित को शादी के बाद पता चला था। जब आयशा की शादी की उम्र हो गई थी तब उसकी फैमिली को उसके लिए एक ऐसा पति चाहिए था जो खुशी खुशी घर जमाई बन जाए, और अर्पित वैसा ही था। जब अर्पित घर जमाई कम और आयशा के हाथ की कठपुतली ज़्यादा था। ये बात सुनकर सनाया शौक से मुंह खुलाकर खुला रह गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आयशा ऐसी लड़की होगी। सनाया, तुम भी अपनी शादी में खुश नहीं हो और मैं भी खुश नहीं हूँ। तुम उसे छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। और रही बात आयशा की, तो एक दिन मैं उसकी इज्जत की धज्जियाँ ज़रूर उड़ाऊँगा। सनाया, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा पसंद हो और मुझे पता है तुम भी ये महसूस कर सकती हो। अर्पित ने सनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा।
सना ने अर्पित का हाथ झटका और कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो, पर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति बहुत ही अमेजिंग इंसान है और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आहान से बेटर इंसान से आज तक कभी नहीं मिली। सनाया, हम दोनों की अपनी शादी में फंसे हुए हैं। मुझसे झूठ बोलकर क्या होगा? एक मौका तो दो मुझे। आई रियली लाइक यू, अर्पित ने फिर से कहा। प्लीज़ हैव सम सेल्फ रेस्पेक्ट, सनाया ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा। जैसे ही अर्पित फिर से सनाया के करीब जाने लगा, इतने में घोड़े पर सवार एक लड़की आई। उसके चेहरे पर मेकअप था और उसने एक काले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था। वो घोड़े से उतरी और अर्पित के पास आकर उस पर चिल्लाने लगी, अर्पित, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने कुछ देर तुम्हें अकेला क्या छोड़ा, तुम लड़कियों पे डोरे डालने लगे। फिर उसने सनाया की तरफ देखा और कहा, लड़की भी कौन सनाया? वाइपी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अर्पित ने समझाने की कोशिश की। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि आयशा मेहता थी। इससे पहले अर्पित आयशा को कुछ समझा पाता, उसने अपने पति के गाल पर एक चांटा मारा। इस पर अर्पित को बहुत गुस्सा आया था। ऐसा नहीं था कि आयशा ने अर्पित पर कभी हाथ नहीं उठाया था, ये वो अक्सर करती थी, पर आज उसने इतने सारे लोगों के सामने उस पर हाथ उठाया था। पर अर्पित चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो उसके खिलाफ जाता तो वो इस धरती से उसका नामो निशान मिटा देती और किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो तो सनाया थी जो मेरे साथ आई थी। अर्पित ने सारा ब्लेम सनाया पर डाल दिया। अर्पित, क्या बकवास कर रहे हो तुम इंसान हो या नहीं? सनाया ने गुस्से में कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्पित ऐसा करेगा। सनाया, मासूम क्यों बन रही हो? तुम्हें जब से पता चला कि मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, तब से तुम मुझे घूर रही हो। और तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ पैसों के लिए रह लोगी। अर्पित ने कहा, नॉनसेंस, ये सब बातें तुमने मुझसे की थी जिन्हें मैंने मना किया था। सनाया ने गुस्से से पागल होने वाली लगी थी। करण, जिया, ऐश्वर्या और बाकी सब भी वहीं थे। सबने देखा था कि अर्पित सनाया के पास गया था, ना कि सनाया अर्पित के पास आई थी। पर फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। कोई भी इस मामले में पड़कर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे। वाईपी, ट्रस्ट मी। अर्पित ने जैसे ही ये बात बोली, आयशा ने सनाया की तरफ देखा और उसे एक थप्पड़ मारा। सनाया के होठ के साइड से खून आने लगा। सनाया को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखें पानी से भर आई थी। आयशा, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। सनाया आयशा को समझाने चाहती थी, पर आयशा कुछ नहीं सुनना चाहती थी। लगता है जो कॉलेज में हुआ था तुम वो भूल चुकी हो। उस दिन का सबक काफ़ी नहीं था क्या? उस दिन भी तुमने अर्पित के साथ ऐसा किया था और आज भी। आयशा ये बात बोलती रही और सनाया के साथ धक्का मुक्का करती रही। उधर जिया और ऐश्वर्या ये देखकर फूली नहीं समा रही थी। दोनों को सनाया को ऐसे देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। दोनों सोच रही थी कि सनाया कभी ऐसी लड़की से नहीं मिली होगी जो बिना सोचे समझे काम करे। तभी आयशा ने अपने आदमियों से कहा, इसके हाथ पैर रस्सी से बांधो। आयशा, तुम करना क्या चाहती हो? सनाया ने पैनिक करते हुए कहा। तुम्हें आदमियों के अटेंशन में बहुत मज़ा आता है ना? अब देखो मैं क्या करती हूँ, आयशा ने कहा। आयशा, तुम क्या करने वाली हो? अर्पित भी अब घबरा गया था। वाह, तुम्हें चिंता हो रही है? मैं इसे भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली हूँ, आयशा ने हंसते हुए कहा। उस दिन पुल से तो ये बच गई थी, आज कैसे बचेगी? ये सुनकर सब बहुत डर गए थे और सनाया रोने लगी। क्या सच में आयशा सनाया को भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली थी? क्या आहान वक्त पर आकर सनाया को बचा पाएगा? जानेंगे अगले भाग में।